हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आ जाओ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी वन शॉट। अब वन शॉट का मतलब सिर्फ रिवीजन नहीं है, इसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट प्लस रिवीजन दोनों चीजें करवाने वाली हूँ। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो भी पहली पहली बार अगर इसको पढ़ेगा तो उसको सब चीजें समझ में आ जाएगी। बीकॉम ऑनर्स बीकॉम दोनों बच्चे इसको रेफर कर सकते हैं। और मेरी बात ध्यान से समझना, आपके जो इंडेमनिटी और गारंटी के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उसके अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन और आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर दूंगी कि डायरेक्ट तो आपसे हो ही जाएगा सॉल्व, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे के आपको माइंड उतनी तरीके से खुल जाए कि आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सको। देखो, इसके अंदर आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर है, यस मैम। एनईपी बेस्ड सारे क्वेश्चन कवर है, यस। और अब कंप्रीहेंसिवली आपके शिवदास के भी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप ये कर लेते हो वन शॉट, तो आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका पूरा पूरा चैप्टर एक बार में खत्म हो जाएगा। अब वीडियो में जाने से पहले एक चीज ध्यान से समझना, सबसे पहले तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आपको बेटा फटाफट से अपने आपको 7 की कम्युनिटी में करना है एनरोल, ज्वाइन करना, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलने वाले सारे नोट्स, पीडीएफ गाइडेंस जो मैं प्रोवाइड करती हूँ बच्चों को अपनी, ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। एंड आपको सारा सपोर्ट मिलने वाला, इंपॉर्टेंट वीडियोस गाइडलाइंस सब चीज A to Z मिलने वाली है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब मैम जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके मुझे नोट्स कब मिलने वाले बेटा? उसके नोट्स मिलेंगे आपको एग्जाम शस्त्र कोर्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स आपको मिल जाने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो चलो एंड A+ स्कोर करो, बिकॉज हमारा एम ही यही है कि विद फुल मार्क्स क्लासेस एवरी स्टूडेंट का स्कोर A+। फटाफट से समझ में आ गई सारी चीजें। कॉन्टैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी वन शॉट में कवर करेंगे, एक बार में खत्म करेंगे। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको ज्वाइन कर लेना। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hello, students. Today we will start another chapter of business law, that is chapter number 11, Contract of Indemnity and Guarantee. क्या है Contract of Indemnity and Guarantee? So ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अदर लॉज होते हैं उसका एक पार्ट है, अदर लॉ का पार्ट है कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि इंडेमनिटी क्या होती है और गारंटी क्या होती है, और इनकी पार्टीज कौन कौन सी होती है, किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टीज होती है, उनकी क्या राइट्स होते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस होती है, क्या उनकी ड्यूटीज होती है। ठीक है, तो हम ये सारे चैप्टर्स में ये कवर करके चलेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बताना है कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, एंड what are the rights of surety against the principal debtor। तो हम समझेंगे कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है। तो प्रिंसिपल डेटर कौन है और श्योरिटी कौन है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होती है। सो फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपना सेक्शन 126 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दे रखा है, सेक्शन 126, which states that contract of guarantee means a contract to perform a promise। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि मैं अपना वो काम पूरा करूंगा और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मेन चीज यहाँ पे ध्यान देने की क्या है, डिफॉल्ट, मतलब उस पर्सन के डिफॉल्ट पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये काम करूंगा। गारंटी नॉर्मल सेंस में समझो, गारंटी का मतलब क्या होता है कि कोई कहता है कि चलो ठीक है मैं इस बंदे की गारंटी लेता हूं कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको पैसे दूंगा। नॉर्मल पैरालाइंस के अंदर, नॉर्मल ट्रांजैक्शन के अंदर हम ऐसे ही कहते हैं कि ये सामने वाली पार्टी कहती है कि चलो ठीक है मैं इसको पैसे तो दे दूंगा पर आप मुझे इसकी गारंटी ला के दो, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास नहीं, मुझे आप पे विश्वास है। तो जो थर्ड पर्सन होता है जो गारंटी देता है वो कहता है चलो ठीक है मैं गारंटी दे देता हूं, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। तो आप खुद सोचो, अगर जो डेटर है जिसने पैसे अगर नहीं दिए कल को जाकर, तो क्या क्रेडिटर जो है वो गारंटी के पास जाएगा, जिसने गारंटी दिया उस पर्सन के पास जाएगा कि देखो आपने गारंटी दी थी, इसने पैसे नहीं दिए तो आप मुझे पैसे दो। ठीक है, तो ये वही कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, जो पर्सन गारंटी देता है उसे हम क्या कहते हैं, श्योरिटी, और जिस पर्सन के बिहाफ पे दे रहा है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। डेटर मतलब वो बंदा जिसने कोई सामान उधारी ली है। तो श्योरिटी जो है जिसके बिहाफ पे गारंटी देता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल डेटर, और जिसको देता है वो होता है हमारा क्रेडिटर। किसको दी है, क्रेडिटर को दी है। किसने दी है, श्योरिटी ने दी है। किसके बिहाफ पे दी है, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे दी है। हम इससे क्या समझे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कितनी पार्टीज होती है, 3 पार्टीज होती है, 3 पार्टीज। कौन कौन सी, हमारी श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं, यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो किन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, ऐसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है जहां पे मनी की लेंडिंग होती है या बोरिंग होती है। मनी को देते हैं, पैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब किसी को पैसे उधारी पे दे रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंश्योर किया जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, वाई इज इन नीड ऑफ 10,000 रुपीज। वाई को 10,000 रुपए चाहिए थे, अपॉन गारंटी बाय जेड, जेड ने गारंटी दी है तो वाई हैज गॉट द अमाउंट फ्रॉम
x, ठीक है। x से y को अमाउंट मिल गया, पर गारंटी किसने दी है? z ने दी है। तो अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, x ने पैसे दिए किसको? y को। किसकी गारंटी पे? z की गारंटी पे। तो यहाँ पे x क्या है हमारा? क्रेडिटर, y क्या है हमारा? प्रिंसिपल डेटर, और z क्या है हमारा? श्योरिटी। अगर कल को y जो है वो अनेबल टू पे है, पे नहीं कर रहा x को, कितने? 10,000 रुपए, तो उस केस के अंदर जो x है वो डिमांड करेगा वो पैसे किससे? z से, क्योंकि z ने क्या दी है? उस चीज की गारंटी दी है। इस वजह से z जो है वो हमारा श्योरिटी है। मतलब अगर y डिफॉल्ट करता है, कब करेगा? श्योरिटी जो है वो कब पैसे देने के लिए लायबल होगा? ओनली इन द केस जब आपका प्रिंसिपल डेटर जो है वो क्या करे? डिफॉल्ट करे, मतलब पैसे ना दे। तो ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर जो है श्योरिटी कम्स इनटू एक्शन, और श्योरिटी विल हैव टू पे द ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर, राइट। नेक्स्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ लिया क्या होता है। अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन नंबर 124 के अंदर गवर्न करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। गारंटी कौन से सेक्शन में था? 126 में। इंडेमनिटी कौन सा है? सेक्शन नंबर 124 में। वे क्या कहना चाहते हैं कि गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी, बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो पार्टी है वो एक तरह की आपको असिस्टेंस देती है, एक तरह का आपको प्रॉमिस करती है। प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है कि अगर आपको कोई भी लॉस अकर होगा, लॉस होना चाहिए अदर पार्टी को, ठीक है। तो अगर उसको कल को भविष्य में जाके, फ्यूचर में जाके कोई भी लॉस होगा प्रॉमिसर की वजह से या किसी और थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो उसको कंपनसेट करके देगा। वो उस लॉस को प्रॉमिस करता है कि वो पे ऑफ करेगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इस केस के अंदर जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि वो इंडेमनीफाई करेगा, गुड मेक गुड द लॉस करेगा, मतलब लॉस के लिए इंडेमनीफाई करेगा, उसको हम कहते हैं इंडेमनीफायर। और जिसको प्रॉमिस करा जाता है, एक तो हो गया प्रॉमिसर, प्रॉमिसर इज इंडेमनीफायर, एंड जो प्रॉमिसी, जिसको प्रॉमिस करा जाता है कि अगर आपको लॉस हुआ तो मैं आपको पेमेंट करके चलूंगा, दैट इज आर इंडेमनीफाइड। तो दो पार्टीज है यहाँ पे। ऊपर वाले केस के अंदर कितनी पार्टीज थी? ऊपर वाले केस के अंदर 3 पार्टीज थी, और यहाँ पे कितनी पार्टीज है? 2 पार्टीज। कौन सा? इंडेमनीफायर जो कि प्रॉमिसर है, एंड इंडेमनीफाइड जो कि प्रॉमिसी है। अब समझते हैं कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स एंड डिलीवर्स टू बी गुड। क्या देता है? बी को गुड्स देता है ऑन द कंडीशन दैट सी gives assurance for B's payment which will be made after a month in the case C is indemnifier and A is indemnified। क्या कहना चाह रहे हैं कि A ने कुछ गुड्स या डिलीवर करे B को, इस कंडीशन के ऊपर कि C मेरे को उस चीज की गारंटी देगा कि B पेमेंट कर देगा, ठीक है। बी पेमेंट मेरे को कर देगा 1 महीने के बाद। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सी इस केस के अंदर इंडेमनीफायर है और ए इंडेमनीफाइड है। सी इस केस के अंदर प्रॉमिस कर रहा है कि अगर जो है बी नहीं देता है तब मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सी इंडेमनीफायर है और ए इंडेमनीफाइड है इसके अंदर, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमें बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे अलग अलग है। तो सबसे पहली बात समझो, मैंने आपको समझा ही दिया नेचर ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 पार्टीज होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर 2 पार्टीज होती है, विच इज आर इंडेमनीफायर जो कि होता है प्रॉमिसर, एंड इंडेमनीफाइड जो कि होता है हमारा प्रॉमिसी। पर्पस क्या होता है हमारा, नेक्स्ट हम समझेंगे। पर्पस क्या होता है हमारा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस चीज के लिए दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमारा दिया जाता है ताकि जो भी लोन्स वगैरह के एडवांसेस वगैरह है, कोई भी डिफॉल्ट अगर होता है, कोई भी डिफॉल्ट करता है प्रिंसिपल डेटर, तो उस चीज को सिक्योर करने के लिए श्योरिटी जो है अपनी गारंटी देता है। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पर्पस क्या है कि जो भी आपको लॉस वगैरह हो रहा है प्रॉमिसर के कंडक्ट से या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से, उसका रिम्बर्समेंट मिल सके, ठीक है। उस चीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते, उस चीज को रिम्बर्स कर सके, उसका कंपनसेशन मिल सके, ठीक है। श्योरिटी जो है वो गारंटी देता है प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट के ऊपर। किस केस के अंदर? गारंटी के केस के अंदर श्योरिटी जो है गारंटी देगा। प्रिंसिपल डेटर जाएगा भागे भागे, देखो यार वो मुझे पैसे नहीं दे रहे, एक काम करो आप उनको ना मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दो। तो श्योरिटी जो है गारंटी देगा प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट के ऊपर। पर इंडेमनीफायर जो है उसको जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट के ऊपर जाकर इंडेमनीफाइड को गारंटी देकर आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं? आप देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन द इंडेमनीफायर एंड द इंडेमनीफाइड। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंडेमनीफायर मतलब प्रॉमिसर के बीच में और प्रॉमिसी के बीच में। क्या कि अगर कोई भी आपको लॉस वगैरह होता है तो मैं उसकी भरपाई करके दूंगा, चाहे वो मेरी वजह से हो रहा है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। किस किस के बीच में? सबसे पहली बात
क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। सेकंड आपका बनता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और थर्ड बनता है आपका श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में। समझो कैसे 3 कॉन्ट्रैक्ट बने आपके। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले किस किस के बीच में? क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में। प्रिंसिपल डेटर ने क्या कहा? क्रेडिटर आप मुझको पैसे दे दो, पैसे दे दो, ठीक है। तो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को पैसे दे दिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में बना। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि श्योरिटी कहता है कि चलो ठीक है, मैं प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे आपको गारंटी देता हूं, अगर वो पेमेंट नहीं करता, डिफॉल्ट करता, तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमारा श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा तो श्योरिटी ने उसके बिहाफ पे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। अब जब श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है, देन श्योरिटी स्टेप्स इनटू द फुट ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के स्टेप के अंदर, क्रेडिटर के शू के अंदर आ जाता है। इट मींस श्योरिटी का फुल लीगल राइट है। क्या राइट है? कि प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे उसने जो पेमेंट करी है वो प्रिंसिपल डेटर से अब वो रिसीव करे, राइट। तो ये 3 तरीके के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर जो लायबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की, वो प्राइमरी होती है एंड इंडिपेंडेंट होती है। क्या कहने का मतलब है? जो लायबिलिटी होती है वो इंडेमनीफायर ही उसको बियर करेगा, पर गारंटी के केस के अंदर जो लायबिलिटी श्योरिटी की होती है वो कोलेटरल होती है और सेकेंडरी होती है। मतलब जो श्योरिटी की लायबिलिटी वो तभी अराइज होगी कि जब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा है, वो अपनी डेट को पे नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल डेटर जब डिफॉल्ट करेगा तभी श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर अगर कोई भी लॉस अकर हुआ है, कोई भी लॉस वगैरह कुछ हुआ है, तब इंडेमनीफायर की ड्यूटी ही बनती है कि वो उस चीज को कंपनसेट करके दे, रिम्बर्स करके दे। उसकी जो लायबिलिटी वो प्राइमरी है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टीज। राइट्स ऑफ पार्टीज में क्या आता है कि जो इंडेमनीफायर है वो किसी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता कोई भी लॉस के लिए जो कि उसके नाम में हुआ है, बिकॉज कोई भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंडेमनीफायर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच में हुआ है, ठीक है। पर ही कैन डू सो इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर। वो ऐसा कर सकता है अगर उसके फेवर में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, फेवर में उसकी कोई चीज है। पर एज अ मैटर वो इनिशियली कोई भी इंडेमनीफायर जो है वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी ने कोई भी डैमेजेस करे, राइट। इंडेमनीफायर ने, लेट्स सपोज ए है एक पर्सन, ठीक है, ए है एक पर्सन जिसने बी को कहा आपको जो भी सामान वगैरह चाहिए मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अगर वो सामान कल को किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसकी कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है, कोई भी लॉस वगैरह आपको अकर होता है, तो उस चीज की भरपाई मैं आपको कर दूंगा। अब कल को थर्ड पार्टी आकर, कोई भी बी की थर्ड पार्टी आकर उस लॉस को, जो भी सामान वगैरह है, उसको चोरी करके ले जाती है, ठीक है, थेफ्ट हो जाता है, तो उस केस के अंदर ए जो है वो उस चीज की भरपाई करके चलेगा, बिकॉज ए यहाँ पे इंडेमनीफायर है। वो कहता है कि इंडेमनीफायर प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाइड कि वो बियर करेगा सारे लॉसेस को जो उसकी कंडक्ट के हिसाब से हुए हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट के हिसाब से हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ लायबिलिटी। अकरेंस ऑफ लायबिलिटी का मतलब कहता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं? जो लायबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की वो अराइज होती है ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी। अगर कोई कंटीजेंसी हुई है, यहाँ पे कोई भी कंटीजेंसी हुई है, तभी उसकी लायबिलिटी अकर होगी। मतलब कोई लॉस हो गया, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई थेफ्ट हो गई, तो कोई कंटीजेंसी जब होगी तभी उसकी लायबिलिटी जो है अराइज होगी। गारंटी के केस के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लीगल डेप्थ है, कंटीजेंसी होने की क्षमता नहीं है। यहाँ पे कंटीजेंसी की बात नहीं है। गारंटी के केस के अंदर क्या है कि डेप्थ एग्जिस्टिंग है। डेप्थ जो है वो है प्रिंसिपल डेटर के पास, प्रिंसिपल डेटर को पैसे मिल गए, उसके ऊपर वो लायबिलिटी अराइज हो गई है, जिस चीज की गारंटी जो है वो श्योरिटी देके चलता है। तो जो डेप्थ है, जो श्योरिटी को पे करना है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। श्योरिटी पे करेगा या नहीं करेगा वो प्रिंसिपल डेटर के एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पर इंडेमनिटी के केस के अंदर इंडेमनीफायर पे करेगा या नहीं करेगा, लॉस को कंपनसेट करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो उसके पास कोई जो सामान है उसका लॉस डिस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ, कंटीजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट, श्योरिटी राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी के क्या क्या राइट होते हैं प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट पे? श्योरिटी के 2 राइट है। सबसे पहले तो राइट ऑफ सबरोगेशन एंड राइट टू गेट इंडेमनीफाइड। राइट ऑफ सबरोगेशन क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा, प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट के बाद श्योरिटी ने जो पेमेंट है वो क्रेडिटर को कर दी। क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के स्टेप में आ जाता है, क्रेडिटर के शू के अंदर आ जाता है। मतलब श्योरिटी जो है उसके सारी राइट्स आ जाते हैं जो राइट्स एक क्रेडिटर के होते हैं, ठीक है। वो शायद श्योरिटी तो अपनी जो पेमेंट उसने करी है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे
क्रेडिटर को वो उस प्रिंसिपल डेटर से वो वापस मांग सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रिंसिपल डेटर कमिट्स द डिफॉल्ट, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा, श्योरिटी ने उसकी पेमेंट कर दी, तो श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के शूज के अंदर आ जाता है, तो उसके पास क्रेडिटर के जितने भी राइट्स वगैरह होते हैं वो श्योरिटी को मिल जाते हैं। ठीक है, श्योरिटी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है सिक्योरिटीज को। ठीक है, अगर कोई भी क्रेडिटर के पास सिक्योरिटीज वगैरह पड़ी हुई है प्रिंसिपल डेटर की, वो उसको क्लेम कर सकता है, वो प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है और अपना डिविडेंड वगैरह भी मांग सकता है, प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है अगर उसने पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब सिक्योरिटी से समझो क्या होता है, सिक्योरिटीज का यहाँ पे मतलब क्या है। देखो, अगर आप कोई भी क्रेडिटर हो, ठीक है, आपसे कोई भी प्रिंसिपल लेटर सामान मांगने आया, पैसे मांगने आया, तो आपने कहा चलो ठीक है मैं तेरे को 10,000 रुपए तो दे दूंगा, एक काम कर तू मेरे यहाँ पे ना अपनी जमीन, अपनी लैंड या फिर अपने कुछ क्रॉप्स, अपना कोई भी गुड्स वगैरह गिरवी रख दे, एज ए सिक्योरिटी पे रख दे। तो जब श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी क्रेडिटर को 10,000 रुपए की, तो श्योरिटी जो है वो लैंड और क्रॉप की जो सिक्योरिटीज वगैरह वो भी उस पे एंटाइटल हो जाएगा, वो भी वो क्लेम कर सकता है, बिकॉज उसने उस चीज की पेमेंट कर दिया। अब क्रेडिटर का कोई भी हक नहीं बनता प्रिंसिपल डेटर की सिक्योरिटीज अपने पास रखने की, अब वो श्योरिटी उस पर राइट अपना जमा सकता है। नेक्स्ट, राइट टू गेट इंडेमनिफाइड। राइट टू गेट इंडेमनिफाइड का मतलब क्या होता है कि हमेशा एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है, चाहे श्योरिटी अपने मुंह से एक्सप्रेसली बोले या प्रिंसिपल लेटर बोले या ना बोले, पर ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ पे पेमेंट करी है तो उसका फुल राइट बनता है कि वो जो पेमेंट जितनी उसने करी है, जो लॉफुली पेमेंट उसने करी है, वो ऑब्टेन कर सकता है प्रिंसिपल लेटर से, पर वही पेमेंट जो उसने राइटफुली करी है। ऐसा नहीं कि उसको पेमेंट करनी थी 10,000 रुपए की, पर श्योरिटी ने मजे मजे में आके क्रेडिटर को 20,000 की पेमेंट कर दिया, 15,000 की पेमेंट कर दी, जो प्रिंसिपल लेटर है वो 10,000 के लिए ही लायबल होगा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो सारी पेमेंट के लिए लायबल है जो कि राइटफुली उसको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज श्योरिटी डिस्चार्ज। श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब श्योरिटी की कब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी प्रिंसिपल लेटर के ऊपर बिहाफ में जो उसने गारंटी दी है, वो कब खत्म हो जाएगी, वो लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल लेटर के डिफॉल्ट की वजह से। ठीक है, कब ऐसा होगा, तो ये केसेस समझते हैं। इन सारे केसेस के अंदर श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी ऑब्लिगेशन से। सबसे पहले बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। नोटिस ऑफ रेवोकेशन का क्या मतलब है, रिवोक कर देना। श्योरिटी ने पहले एग्री करा था, गारंटी दी थी कि चलो ठीक है प्रिंसिपल लेटर के डिफॉल्ट पे उसने जो भी अगर कोई चीज करता है उसके अगर उसने वो पेमेंट पैसे पूरे टाइम पे नहीं देता तो मैं दूंगा, ठीक है, प्रिंसिपल लेटर के डिफॉल्ट पे मैं पैसे दूंगा। श्योरिटी उस चीज का नोटिस जो है, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे सकता है कि वो कह सकता है कि अब मैं ये चीज जो है जो मैंने बात करी है उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब प्रिंसिपल लेटर के डिफॉल्ट के ऊपर प्रिंसिपल लेटर ही लायबल रहेगा, मैं अपनी गारंटी जो है वो उसको रिवोक कर रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं इन अ केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी गारंटी जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक चलती रहती है। ऐसा नहीं कि मैंने आज दिया तो आज की गारंटी थी, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एक पर्सन है जो कि है हमारे क्रेडिटर। ठीक है, अब प्रिंसिपल डेटर है पी कौन है, हमारे प्रिंसिपल डेटर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रेडिटर को कहा कि आप मुझको जो है ना 100 केजीज ऑफ एप्पल हर मंथ सप्लाई करना। ठीक है, और इस चीज की गारंटी जो है आपको श्योरिटी मिस्टर एस श्योरिटी ने करी है, इस चीज की गारंटी दी है क्रेडिटर को। अब ऐसा नहीं है मिस्टर ए ने जनवरी के मंथ में एप्पल सप्लाई कर दिए, फरवरी के मंथ में एप्पल सप्लाई कर दी, प्रिंसिपल लेटर ने इस चीज की पेमेंट कर दी। अब मार्च के मंथ में उसने एप्पल सप्लाई कर, प्रिंसिपल लेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, अब अप्रैल के मंथ में एप्पल सप्लाई कर, प्रिंसिपल लेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो श्योरिटी चाहे तो अपनी उसकी जो गारंटी थी वो कंटिन्यूइंग थी, मतलब उसको अगर प्रिंसिपल लेटर ने यहाँ पे डिफॉल्ट करा वो इस चीज के लिए लायबल है, यहाँ पे डिफॉल्ट करा वो इस चीज के लिए लायबल है, बिकॉज श्योरिटी की जो गारंटी थी वो कंटिन्यूइंग गारंटी थी, वो एक ट्रांजेक्शन को लेकर नहीं थी, वो कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन को लेकर थी, ओवर द पीरियड सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर थी। तो अगर श्योरिटी यहाँ पे आकर कह देता है कि अब मैं अपनी जो नोटिस ऑफ रेवोकेशन देगा कि मैं अपनी गारंटी जो है वो रिवोक कर रहा हूं, तो इसके पास जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी और अगर प्रिंसिपल लेटर जो है उसके अंदर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी उस चीज के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों, व्हेन आफ्टर ही इज गिविंग हिज नोटिस ऑफ रेवोकेशन, जब वो अपना नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे देगा, यहाँ पे दिया तो इसके बाद की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी प्रिंसिपल लेटर डिफॉल्ट करेगा, श्योरिटी लायबल नहीं होगा। हाउएवर इससे पहले की ट्रांजेक्शन में प्रिंसिपल लेटर डिफॉल्ट करता है, श्योरिटी लायबल होगा बिकॉज उसने नोटिस उससे बाद में दिया है। नेक्स्ट, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी ही मर गया तो जो उसकी कंटिन्यूइंग गारंटी है वो अपने आप रिवोक हो जाएगी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेकर। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंजेस लेकर आना, वेरिएशन मतलब चेंजेस। अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर मिलकर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कहते थे कि अगर आप प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा तो मैं 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, पर श्योरिटी को बिना कहे उन्होंने अपनी टर्म्स के अंदर वेरिएस करा और कहा चलो कोई बात नहीं अब मैं ना 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा।
तो ये अगर चीज श्योरिटी के नॉलेज में नहीं थी और टर्म्स एंड कंडीशन का वेरिएंस हुआ है, मटेरियल चीज का वेरिएंस हुआ है, तब श्योरिटी की जो ड्यूटी थी, श्योरिटी की जो लायबिलिटी थी, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी, बिकॉज श्योरिटी उस चीज के अंदर अवेयर नहीं था, श्योरिटी की उस चीज के अंदर कंसेंट नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल लेटर। अगर क्रेडिटर कहता है चल कोई नहीं भाई, तेरे पे जब होंगे तब दे दियो, अपने प्रिंसिपल लेटर को वो डिस्चार्ज कर रहा है उसके डिफॉल्ट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। इट मींस ये नहीं है कि उसने प्रिंसिपल लेटर को कहा चल अभी नहीं तो बाद में दे दियो, कोई बात नहीं, और श्योरिटी से जाके मांग रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो प्रिंसिपल लेटर को डिस्चार्ज कर रहा है तो उसको श्योरिटी ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बाय कंपाउंडिंग विद और गिविंग टाइम टू और एग्रीइंग नॉट टू सू प्रिंसिपल लेटर। क्या कहना चाह रहा है, जब अगर क्रेडिटर जो है वो कंपाउंड कर दे, प्रिंसिपल लेटर का एक डिफॉल्ट था जनवरी के मंथ में और एक डिफॉल्ट था फेब के मंथ में, अगर दोनों डिफॉल्ट को वो कंपाउंड कर दे, या फिर प्रिंसिपल लेटर को कहता है कि चलो आपने इन दोनों महीने का पेमेंट नहीं करी है ना, आप एक काम करना, आप 4 महीने बाद कर देना या आप अगले महीने कर देना, तो प्रिंसिपल लेटर को वो टाइम दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसी चीज कर रहा है या फिर एग्री कर रहा है कि प्रिंसिपल लेटर चाहे कितना ही डिफॉल्ट करता रहे पर मैं उसको स्यू तो नहीं करूंगा, मैं उससे ना पैसों की पेमेंट मांगूंगा ना उसको स्यू करूंगा, तो इट मींस ऑटोमेटिकली श्योरिटी जो है उसकी लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। हाउएवर क्या चीज कहना चाह रहे हैं कि अगर श्योरिटी शैल नॉट बी हाउएवर डिस्चार्ज, श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा, अगर 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 श्योरिटी जो है उस चीज को एसेंट दे रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर प्रिंसिपल लेटर जो है उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है, क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल लेटर को ज्यादा टाइम दे रहा है या फिर उसको स्यूट ना करने की, उसके ऊपर स्यू ना करने की उसकी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं एग्री कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल लेटर को स्यू नहीं करूंगा और श्योरिटी उस चीज पे कंसेंट दे रहा है, अपनी एसेंट दे रहा है, तब स्टिल श्योरिटी जो है वो लायबल होगा, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। सेकंड चीज, सेकंड कंडीशन क्या है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम प्रिंसिपल लेटर को टाइम देंगे पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रेडिटर और थर्ड पर्सन के बीच में हुआ है, तब उस केस के अंदर श्योरिटी जो है डिस्चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल लेटर है जो कि टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा था, ठीक है, तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर चाह रहा था कि वो प्रिंसिपल लेटर को स्यू करे क्योंकि प्रिंसिपल लेटर जो है टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा था, पर क्रेडिटर का एक फ्रेंड आया जिसने कहा कि प्रिंसिपल लेटर जो है ना, जो तुम्हारा वो डेटर है वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आज नहीं तो कल दे देगा, तो क्रेडिटर ने अपने फ्रेंड के कॉन्ट्रैक्ट में आके उससे बात करके प्रिंसिपल लेटर को डिसाइड किया कि वो ज्यादा टाइम उसको देगा, तो उस केस के अंदर श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, बिकॉज जो ट्रांजेक्शन हुई है वो क्रेडिटर और फ्रेंड के बीच में हुई है। ठीक है, उन दोनों की ट्रांजेक्शन, उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्रिंसिपल लेटर को क्रेडिटर जो है वो ज्यादा टाइम दे रहा है। ठीक है, तो उस केस के अंदर श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, by creditors act or omission impairing surety's individual remedy, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से श्योरिटी की रेमेडी वगैरह जो है उसको हैम्पर हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, कहने का यह मतलब है कि मान लो क्रेडिटर जो है हर महीने प्रिंसिपल लेटर को कुछ पेमेंट वगैरह करता है, पर श्योरिटी ने क्या कहा कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना, क्रेडिटर ने एक गारंटी के टाइम पे ये कंडीशन रखी कि आप जब पेमेंट कर रहे हो ना तो आप प्रिंसिपल लेटर की सॉल्वेंसी देख के उसको पेमेंट करना, आप प्रिंसिपल लेटर की सॉल्वेंसी देख के उसको लोन देना। क्रेडिटर ने क्या किया, प्रिंसिपल लेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया था पर क्रेडिटर स्टिल उसको पैसे भेजता गया, तो उस केस के अंदर श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज क्रेडिटर ने कुछ ऐसा ओमिशन किया, क्रेडिटर ने उसकी जानबूझ के बातों का ध्यान नहीं रखा, जो श्योरिटी ने उसको कहा था फॉलो करने के लिए वो क्रेडिटर ने नहीं किया। ठीक है, इस वजह से श्योरिटी जो है इस केस के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर क्रेडिटर जो है कोई भी सिक्योरिटी वगैरह जो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास रखवाई थी उसको लॉस कर देता है, उसको मतलब उसको खत्म कर देता है, उसको बेच देता है श्योरिटी के कंसेंट के बिना, अगर क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेटर की सिक्योरिटी को खत्म कर देता है, ठीक है, तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा उस लायबिलिटी से टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू थी उतनी वैल्यू से जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड लास्ट इज गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन करी, जानबूझ के कुछ फैक्ट्स जो है वो श्योरिटी से छुपाए, उसके बिहाफ पे उसने श्योरिटी की गारंटी ऑब्टेन करी, तो उस केस का श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे 8 केसेस है जिसके अंदर श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट वेरियस पार्टीज। अलग अलग पार्टीज, कौन सी वेरियस पार्टीज होगी, एक तो प्रिंसिपल डेटर और एक हमारा क्रेडिटर, तो इन दोनों के बिहाफ में श्योरिटी के क्या राइट्स होते हैं, और एक आता है हमारा को श्योरिटीज, मतलब अलग अलग और श्योरिटीज भी, जरूरी थोड़ी है कि गारंटी चाहे वो एक ही पर्सन ने दी है, गारंटी 2 लोग है, 2 से ज्यादा लोग भी मिलकर दे सकते हैं, तो उस केस के अंदर श्योरिटी के क्या क्या राइट्स होंगे वो हम पढ़ते हैं। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि श्योरिटीज राइट, surety is vested with lawful authority either against the creditor or against the principal debtor or against the co-surety। ठीक है, श्योरिटी के पास जो है लॉफुल अथॉरिटी है, लॉफुल राइट्स होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, क्रेडिटर के अगेंस्ट में और को श्योरिटी के अगेंस्ट में। ठीक है, ओनली व्हेन ही डिस्चार्जेस ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिंसिपल डेटर टुवर्ड्स द क्रेडिटर। और श्योरिटी के जो सारे राइट्स है वो एक्टिव तभी होंगे जब वो अपनी ऑब्लिगेशन जो है, जब वो अपनी जो उसकी लायबिलिटी बनती थी प्रिंसिपल डेटर की पेमेंट करने को श्योरिटी को, वो डिस्चार्ज कर देता है, मतलब प्रिंसिपल डेटर के यहाँ पे जब वो क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है तो उस केस के अंदर श्योरिटी के जितने राइट्स वगैरह है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, he enjoys no right against anyone but rights against these person. Thus authority arises only when श्योरिटी की जो अथॉरिटी है, श्योरिटी के जो राइट्स है वो अराइज होते हैं, वो जनरेट होते हैं, तभी कब हो सकते हैं, जब श्योरिटी ने अपना परफॉर्मेंस जो थी, जिस चीज के लिए वो बाउंड टू परफॉर्म था कि प्रिंसिपल लेटर डिफॉल्ट करेगा तो मैं पेमेंट करके चलूंगा, वो चीज उसने परफॉर्म कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या राइट्स होते हैं उसके यहाँ पढ़ेंगे। श्योरिटीज राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया कि श्योरिटी के दो राइट होते हैं। राइट ऑफ सब्रोगेशन, मतलब कि अगर उसने पेमेंट कर दी है तो उसके बाद वो क्रेडिटर के शू के अंदर स्टेप कर देता है और क्रेडिटर के जितने राइट्स वगैरह होते हैं श्योरिटी के राइट्स बन जाते हैं और सिक्योरिटी वगैरह पे भी वो अपना क्लेम रख सकता है। एंड सेकंड इज राइट टू गेट इंडेमनिफाइड, श्योरिटी का राइट होता है, कोई एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, बोल के नहीं करा जाता, ये इम्प्लाइड माना जाता है कि श्योरिटी अगर पे कर रहा है तो प्रिंसिपल डेटर बाउंड है कि वो फ्यूचर में जाके उसको पेमेंट वापस करे। ठीक है, अब नेक्स्ट, श्योरिटी राइज्ड अगेंस्ट द क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है। सबसे पहला राइट है राइट टू सिक्योरिटीज। राइट टू सिक्योरिटीज क्या कहता है, ये राइट कहता है कि अगर प्रिंसिपल लेटर की कोई भी सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास में है, चाहे श्योरिटी को इस चीज का पता था या नहीं पता था, श्योरिटी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट और श्योरिटी वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, पर अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दी है तो उसका पूरा पूरा राइट बनेगा उन सिक्योरिटीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज, अगर प्रिंसिपल डेटर की सिक्योरिटीज जो क्रेडिटर ने बेच दी है, प्रिंसिपल डेटर की लैंड वगैरह थी जो उसने क्रेडिटर के अंडर रखवाई थी, उसने बेच दी है, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर लाइबल था 50,000 रुपए के लिए, पर क्रेडिटर ने वो लैंड बेची 40,000 रुपए के लिए, तो जो बैलेंस अमाउंट है श्योरिटी सिर्फ उस बैलेंस अमाउंट के लिए जो है वो लाइबल होगा। हाउएवर अगर प्रिंसिपल श्योरिटी ने पूरी 50,000 की 50,000 पेमेंट कर दिए क्रेडिटर को, तो वो पूरी की पूरी जो लैंड थी 40,000 की, सिक्योरिटी जो थी वो श्योरिटी के पास आ जाएगी। ठीक है, श्योरिटी जो है वो उस चीज के लिए अब अपना क्लेम एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम रीड करते हैं, श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विद द क्रेडिटर्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी थी प्रिंसिपल डेटर की, श्योरिटी उसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, वेदर श्योरिटी इस चीज के बारे में जानता था नहीं जानता था, वेदर ही नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट। ठीक है, और अगर क्रेडिटर लूज कर देता है, अगर क्रेडिटर उस सिक्योरिटी को खो देता है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के कंसेंट के बिना क्रेडिटर जो है उस सिक्योरिटी को वापस कर देता है या किसी और को बेच देता है, ठीक है, और सिक्योरिटी से पार्ट हो जाता है, मतलब सिक्योरिटी से अलग हो जाता है, क्रेडिटर ने या तो सिक्योरिटी वापस प्रिंसिपल डेटर को दे दी या किसी को बेच दी, श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली उसने अंदर, श्योरिटी को नहीं बताया, तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो उतनी खत्म हो जाएगी जितनी वैल्यू की सिक्योरिटी थी। ठीक है, क्रेडिटर के पास 40,000 की लैंड थी, उसने प्रिंसिपल डेटर को वापस कर दी, तो प्रिंसिपल डेटर को वापस करने के बाद श्योरिटी की लायबिलिटी 40,000 से कम हो जाएगी। क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी 40,000 की लैंड वो उसने बेच दी, तो श्योरिटी की लायबिलिटी जो 40,000 से वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, राइट एग्जिस्ट, ये जो राइट है श्योरिटी के पास वो एग्जिस्ट करता है इररिस्पेक्टिव कि श्योरिटी जो है वो जानता था इस बारे में, सिक्योरिटी के बारे में या नहीं जानता था। ठीक है, श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज, श्योरिटी के पास सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए सिक्योरिटीज के। क्या, तभी वो बेनिफिट्स मिलेंगे सिक्योरिटीज के जब वो जो डेप्थ वगैरह है प्रिंसिपल डेटर की वो उसको पूरा का पूरा फुलफिल कर दे, वो पूरा पूरा डेप्थ की पेमेंट कर दे। ठीक है, अगर उसने प्रिंसिपल डेटर की डेप्थ की पार्ट पेमेंट करी है, मतलब आधी पेमेंट करी है, तो उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल डेटर 50,000 रुपए के लिए लायबल था, श्योरिटी ने 50,000 रुपए क्रेडिटर को दे दिए उसने बात, तो जितनी भी सिक्योरिटीज थी प्रिंसिपल डेटर की, श्योरिटी उसके ऊपर अपना बेनिफिट एंटरटेन कर सकता है, पर अगर उसने सिर्फ 25,000 रुपए दिए हैं तो फिर वो बेनिफिट जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकता। इट मींस नेसेसरी कंडीशन क्या है कि श्योरिटी को उस डेट की फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट राइट क्या कहता है, राइट टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ। राइट टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि श्योरिटी जो है वो कोई भी क्लेम कर सकता है। राइट टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ, श्योरिटी जो है वो कह सकता है कि मेरा क्लेम सेट ऑफ कर दो, अगर प्रिंसिपल लेटर का कोई भी क्लेम जो है वो क्रेडिटर ने सेट ऑफ कर दिया है सेम ट्रांजैक्शन के अंदर। मतलब क्या कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल लेटर से क्रेडिटर को लेने थे और क्रेडिटर को कोई ऐसी ट्रांजैक्शन से प्रिंसिपल लेटर को देने भी थे, तो उनका जो क्लेम है वो सेट ऑफ हो गया, तो श्योरिटी भी कह सकता है कि अब मेरी भी जो गारंटी का क्लेम है वो सेट ऑफ कर दो। ठीक है, द श्योरिटी इज आल्सो एंटाइटल्ड टू एनी क्लेम of set off which principal debtor might possess against the creditor in respect of same transaction। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी सेट ऑफ प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में हो रहा है तो श्योरिटी भी अपना राइट टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ मांग सकता है। ठीक है, श्योरिटीज राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब श्योरिटी के क्या राइट होते हैं को श्योरिटी से रिलेटेड? सबसे पहले समझो को श्योरिटीज होते क्या है। को श्योरिटीज होते हैं कि श्योरिटी एक ऐसा पता होता है जिसने गारंटी दी है कि डेब्ट की रीपेमेंट करेगा ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल लेटर। को श्योरिटीज क्या होता है, वो ऐसे लोग, वो बहुत सारे लोग जो कि एग्री कर रहे हैं, जो कि गारंटी कर रहे हैं कि प्रिंसिपल लेटर डिफॉल्ट करेगा तो हम सारे लोग जो है उस चीज की भरपाई करके चलेंगे। ठीक है, वो श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ डेब्ट गारंटीड एज पर एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में लिखा है, जैसा जितना एग्रीमेंट में अमाउंट लिख रखा है, को श्योरिटीज जो है उस हिसाब से पेमेंट करके चलेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उनकी जो लायबिलिटी होगी वो इक्वल बांटी जाएगी। अगर एग्रीमेंट में दे रखा है कि वो 200 रुपए बियर करेगा, वो 230 रुपए करेगा, वो 500 रुपए करेगा, तो उस अकॉर्डिंग जो उनकी लायबिलिटी है वो डिवाइड हो जाएगी। एंड इफ एनी ऑफ देम इज कंपेल्ड टू पे द एम्पायर डेट, ये कह
कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर है वो कहता है किसी एक श्योरिटी को पकड़ के कहता है कि आप पूरे पूरे पैसे मुझको दो, तो जो श्योरिटी है वो अदर को श्योरिटी से अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वो मांग सकता है। तो उसके पास क्या है, राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर को श्योरिटीज। ठीक है, तो अब क्या क्या राइट्स होते हैं आप ये समझो। सबसे पहले ये सेक्शन नंबर 146 एंड 147 के अंदर गवर्न कर रखा है। 146 एंड 147 के अंदर ये सेक्शन बता रखे क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन देयर आर श्योरिटीज फॉर द सेम डेब्ट फॉर सिमिलर अमाउंट। क्या कहना चाह रहे हैं, जो श्योरिटीज वगैरह है, जो को श्योरिटीज है, वो उस डेब्ट की सिमिलर अमाउंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, जो को श्योरिटीज है वो लायबल होंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें इक्वली, क्योंकि सेम डेब्ट के लिए सिमिलर अमाउंट दे रहे हैं तो को श्योरिटीज है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, उनको बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज भी इक्वली मिलेगी, जो क्रेडिटर के पास सिक्योरिटीज है प्रिंसिपल डेटर की वो भी उनको इक्वली ही रिसीव होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस के अंदर व्हेन देयर आर श्योरिटीज फॉर द सेम डेब्ट पर डिफरेंट सम्स, सेम डेब्ट के लिए काफी सारे को श्योरिटीज है पर अलग अलग सम गारंटी कर रहे हैं, तो जितना जो अमाउंट बंदा एग्री कर रहा है वो अमाउंट बंदा जो को श्योरिटी है वो पे करके चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो ए, बी एंड सी तीन को श्योरिटीज है जिसकी डेप्थ है बंदे की 1200 रुपीज। ए बी के बीच में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट अगर डिफॉल्ट करता है कौन, हमारा प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, तो ए बी सी कितना पे करके चलेंगे, 400 रुपीज ईच, बिकॉज कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट करके चलेंगे इक्वली। ठीक है, अगर प्रिंसिपल डेटर की कोई भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास पड़ी है, वो सिक्योरिटी जो है उस पर भी राइट होगा। मान लो सिक्योरिटी पड़ी है आपकी 900 रुपए की, तो जो ए बी सी है वो सिक्योरिटी का 300 रुपीज ईच इक्वली इसको डिवाइड कर लेंगे। पर नेक्स्ट केस के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं कि ए बी सी तीन को श्योरिटीज है, जो ए है उसने लायबल है कि वो पे करेगा 200 रुपए तक, बी लायबल है कि पे करेगा वो 400 रुपए तक, और सी लायबल है वो पे करेगा 600 रुपए तक। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ए ने बता दिया कि मैं मैक्सिमम 200 रुपए तक पे करूंगा, बी कहता है मैं 400 तक पे करूंगा, और सी कहता है मैं 600 रुपए तक पे करके चलूंगा। उन्होंने ऐसा अपना एक एग्रीमेंट डेवलप कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर डिफॉल्ट होता है, लेट्स सपोज आपका डिफॉल्ट होता है 600 रुपए तक का, तो 600 रुपए तक का डिफॉल्ट होता है, 600 डिवाइड बाय 3 कर दो आप, कितना 200 रुपए, तो सबको 200 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर डिफॉल्ट होता है, लेट्स सपोज आपका डिफॉल्ट होता है 1200 रुपए का, 1200 रुपए का डिफॉल्ट होता है, या फिर यस, तो उस केस के अंदर ए जो है वो 200 देगा, बी जो है वो 400 देगा, और सी जो है वो 600 देगा। पर अगर डिफॉल्ट होता है आपका 900 रुपए का, 900 रुपए का अगर डिफॉल्ट होता है, तो ए 900 रुपए को आप डिवाइड बाय 3 कर दो, तो कितना 300 पर हेड आ रहा है, 300 पर हेड। पर ए जो कह रहा है मैं तो 200 रुपए तक ही दूंगा, तो ए जो है वो 200 रुपए देगा, तो क्या बचे 700 रुपीज बचे। 700 रुपीज को बैलेंस डिवाइड कर दो 2 में, तो दैट इज 350 रुपीज। तो बी ने डिसाइड किया 400 दे देगा, तो जो बी और सी है दोनों 350 और 350 पे करके चलेंगे। तो इस केस के अंदर पेमेंट कैसे होगी, ए देगा 200 रुपीज, बी और सी देंगे 350 और 350 रुपीज एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसे बता रहे कि ऐसे कंस्ट्रेंट लगते हैं। नेक्स्ट, श्योरिटी इज अ फेवर्ड डेटर। श्योरिटी जो है वो फेवर्ड डेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को समझ में ही आता है कि हम इसके अंदर लिखे क्या। श्योरिटी फेवर्ड डेटर, एक सिंपल सी लाइन लिखी जाती है और क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स के अंदर बहुत प्यार से आ जाता है, जो कि एक्सप्लेन करना होता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात हमने लाइन को रिपीट कर दे कि श्योरिटी जो है यस हमेशा एक फेवर्ड डेटर कंसीडर करा जाता है। पर क्यों, अब वो चीजें समझो। श्योरिटी जो है वो लायबल है तब कि पेमेंट करके चलेगा प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, ओनली व्हेन, कब, जब प्रिंसिपल डेटर जो है उस चीज की पेमेंट नहीं करता, प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट करता है, तभी श्योरिटी जो है उस चीज की पेमेंट करके चलेगा। दैट मीन उसकी जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है। अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी जो है वो प्राइमरी है, श्योरिटी की लायबिलिटी जो है सेकेंडरी है। ठीक है, नेक्स्ट, जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर की है, तो श्योरिटी है वो कंसीडर करा जाता है। श्योरिटी को हमेशा लॉ जो है फेवर करके चलता है कि तेरी लायबिलिटी को ऐसी नहीं कि एग्जिस्टेंस लायबिलिटी है, तेरी लायबिलिटी अराइज तब होगी जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट करके चलेगा। ठीक है, अब क्या कहना चाहते हैं, ये फैक्ट को कि श्योरिटी जो है वो एक फेवर्ड डेटर है, इसको सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, कहने के लिए कि श्योरिटी जो है वो फेवर्ड डेटर है, क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं वो समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात, श्योरिटी जो है वो लायबल होगा ओनली फॉर द अनपेड बैलेंस। ओनली फॉर द अनपेड बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर 50,000 की लायबिलिटी थी, प्रिंसिपल डेटर ने 40,000 रुपए पे कर दिए, तो श्योरिटी ने जो गारंटी दे रखी है वो अब श्योरिटी जो है 50,000 रुपए नहीं देगा, अब जो बैलेंस अमाउंट होगी अनपेड दैट इज 10,000 रुपए, श्योरिटी जो है वो सिर्फ वही पे करके चलेगा। सेकंड चीज, जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की वो किसी भी केस के अंदर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी, प्रिंसिपल डेटर मान लो 50,000 रुपए के लिए लायबल है, तो आप किसी भी केस के अंदर श्योरिटी से 60,000 रुपए 70,000 रुपए नहीं ले सकते, यू आर बाउंड टू टेक ओनली 50,000। ठीक है,
जो लायबिलिटी है वो किसी भी केस के अंदर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउएवर आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जिसके अंदर एक टर्म डाल सकते हो कि लायबिलिटी जो है वो स्पेशल टर्म डाल के वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। मतलब श्योरिटी कहता है कि मैं जो गारंटी दे रहा हूँ, पर मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ सिर्फ 25,000 रुपए तक की। तो अगर डिफॉल्ट करता है प्रिंसिपल डेटर 50,000 रुपए तक का, तो श्योरिटी से आप कितना कवर कर सकते हो? सिर्फ 25,000 रुपए, क्योंकि श्योरिटी ने जो अपनी गारंटी है वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया एक स्पेशल टर्म लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योरिटी जो है वो लायबल नहीं है कोई भी लिटिगेशंस वगैरह के लिए, कोई लिटिगेशंस के लिए, कंपनसेशंस के लिए, क्लेम के लिए जो कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर लेकर आता है। मान लो प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट के लिए, तो क्रेडिटर कहाँ गया? क्रेडिटर भागा भागा कोर्ट में गया और उसके ऊपर एक कोर्ट केस फाइल कर दिया। तो उस केस के बाद बाद ने श्योरिटी ने उस चीज की पेमेंट कर दिया, पर श्योरिटी जो है जो लिटिगेशन की पेमेंट है, कोर्ट कचहरी की पेमेंट है, वैसी जो पेमेंट्स वगैरह होगी उस चीज के लिए लायबल नहीं हुआ। ठीक है, श्योरिटी को सफिशिएंट नोटिस मिल चुका है इस चीज का। ठीक है, श्योरिटी इज लायबल अंडर द कॉन्ट्रेंटी। श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर तभी लायबल है ओनली इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर वैलिड है तभी श्योरिटी लायबल होगा कि वो पेमेंट करके चलेगा प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो वैलिड नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ना वो इलीगल चीजों के लिए था, इलीगल पर्पस था, ऑब्जेक्ट था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इस चीज के लिए था कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर जो है वो एग्री कर रहे कि आप मेरे को हर महीने ना ड्रग सप्लाई करो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसके वैलिड एसेंशियल भी मीट नहीं करे, उनका पर्पस जो है वही लॉफुल नहीं था। तो इट मींस जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा उस केस के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट, surety is not bound by admissions and acknowledgements made by the principal debtor before the creditor, not he is liable for judgment obtained against the principal debtor। श्योरिटी कभी भी बाउंड नहीं होगा, कोई भी अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को कोई भी चीज एक्नॉलेज कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट वगैरह अगर प्रिंसिपल डेटर दे रहा है क्रेडिटर को कि देखो मैं आपको पेमेंट इतने दिनों में कर दूंगा, अगर मैं डिफॉल्ट किया तो ये गारंटी कर देगा आपको 2 दिन के अंदर, ऐसे करके कोई भी अगर वो कोई भी स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है तो श्योरिटी उस चीज के लिए बाउंड नहीं होगा। हाउएवर अगर कोई भी जजमेंट वगैरह क्रेडिटर उसके अपने माइंड के अंदर एज्यूम करके चल रहा है तो श्योरिटी उस चीज के लिए भी लायबल नहीं होगा। हाउएवर दिस पॉइंट इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट, पर एक पॉइंट है, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए 4 पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ चलती है। मतलब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी अगर है तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी अक्राइज हो जाएगी कि प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा। ठीक है, तो इसके अंदर समझते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की कि वो को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के साथ में। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि श्योरिटी लायबल होगा उस चीज के लिए जिस चीज के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है। जो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी होगी वही श्योरिटी की लायबिलिटी होगी। प्रिंसिपल डेटर जिस चीज के लिए लायबल होगा श्योरिटी उस चीज के लिए लायबल होगा। सो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है तो क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी से रिकवर कर सकता है जो भी अमाउंट वगैरह प्रिंसिपल डेटर लॉफुली ऑब्लाइज्ड है, ऑब्लिगेटेड है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, बट जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की वो क्या होती है? मेन चीज कंटिंजेंट होती है। लायबिलिटी श्योरिटी की को एक्सटेंसिव तो होती है, साथ साथ में कंटिंजेंट होती है। मतलब अराइज होगी तभी जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट करके चलेगा। श्योरिटी लायबल होगा और डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर ओनली व्हेन in the default of principal debtor, default has been arise by the principal debtor, तभी वो liable होगा। ठीक है, it means क्या कहना चाहते हैं कि as soon as पेमेंट का टाइम आया और प्रिंसिपल डेटर उसको पे नहीं कर पाया तब श्योरिटी उसको पे करके चलेगा। ठीक है, श्योरिटी पे करेगा वही डेट जो कि उसने गारंटी करी थी। ठीक है, जितनी उसने गारंटी करी थी, जो उसने गारंटी करी थी वही पे करके चलेगा। ठीक है, अगर क्या कहना चाहते हैं कि कुछ मान लो प्रिंसिपल डेटर ने आधा पेमेंट कर दिया है, कुछ पार्ट कर दिया है, तो श्योरिटी जो है वो अनपेड अमाउंट से ज्यादा पे करने के लिए लायबल नहीं है। ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि मान लो 50,000 की लिफ्ट थी, प्रिंसिपल डेटर ने 40,000 रुपए दे दिए, तो श्योरिटी से आप 10,000 से ऊपर और पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है, अनपेड अमाउंट, अनपेड बैलेंस से ऊपर आप श्योरिटी से मांग नहीं सकते। मोर ओवर के बाद आपको ये क्वेश्चन आया तो उसके बाद आपने पहले श्योरिटी की लायबिलिटीज एक्सप्लेन करी। आपने क्या क्या एक्सप्लेन करा? श्योरिटी की सबसे पहले लायबिलिटी एक्सप्लेन करी कि वो को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? जिस चीज के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है श्योरिटी उस चीज के लिए लायबल होगा। फिर आपको समझाना है श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो कंटिंजेंट है, मतलब अराइज होगी जब डिफॉल्ट करेगा प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी जो है वो ऑब्लिगेटेड है वही पेमेंट करने के लिए जो कि गारंटी डेप्थ है, जिस चीज के लिए उसने गारंटी करा है उसी चीज को पेमेंट करने के लिए है लायबल वो। उसके बाद मोर ओवर से लेकर यहाँ तक आप ये समझो, ये सारे ऊपर के पॉइंट्स जो है हमने समझे श्योरिटी किस किस चीज के लिए लायबल है, क्या प्रोविजंस दे रखे हैं जो कि हम कहते हैं कि श्योरिटी जो है एक फेवर्ड डेटर है, वो सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं एज इट इज। तो जो ऊपर पॉइंट्स है वो सीरीज से आप पॉइंट निकालो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
क्या कहना चाहते हैं कि श्योरिटी जो है वो लायबल नहीं होगा कोई भी फ्रूटलेस एक्शन के लिए, कोई भी ऐसी लिटिगेशन वगैरह होगी, कोई भी ऐसा एक्शन वगैरह हो गया है जो कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर ने इशू किया है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी जो है वो कम करी जा सकती है स्पेशल एक्ट के थ्रू। ठीक है, लायबिलिटी जो है वो कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती, पर कोई स्पेशल टर्म लगा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, लॉ की आई के अंदर श्योरिटी और डेटर जो है उनको अलग अलग पर्सन आर नॉट वन एंड द सेम पर्सन, वो दोनों अलग अलग पर्सन है। श्योरिटी और जो प्रिंसिपल डेटर है वो अलग अलग पर्सन है। श्योरिटी जो है लायबल नहीं होगा कोई भी जजमेंट वगैरह अगर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर ऑब्टेन करके चलता है। ठीक है, श्योरिटी को इस केस के अंदर हम एक फेवर्ड डेटर मानते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर जो है श्योरिटी को नहीं कह सकता कि वो पेमेंट करके चले। ठीक है, अगर द क्रेडिटर हैज परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रिंसिपल डेटर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फुलफिल कर लिया है उतनी अमाउंट के लिए लायबल होगा, उससे ज्यादा अमाउंट के लिए लायबल नहीं होगा वो। ठीक है, जो ऊपर के पॉइंट से श्योरिटी जो है कोई भी एडमिशन के लिए एक्नॉलेजमेंट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें। और लास्ट में हम बता देंगे कि इस रीजन की वजह से श्योरिटी को जो हम फेवर्ड डेटर मानते हैं क्योंकि उसके पास ये सारे प्रोविजंस वगैरह राइट्स वगैरह एप्लीकेबल है। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड सेलबर्न क्या कहना चाह रहे हैं, अ श्योरिटी इज अनडाउटली एंड नॉट unjustly an object of some favor both at law and at equity। क्या कहना चाह रहे हैं कि श्योरिटी जो है वो दोनों तरीके से फेवर करा जाता है, लॉ की तरफ से भी और इक्वालिटी की तरफ से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन को श्योरिटीज देयर इज इक्वालिटी ऑफ बर्डन एंड बेनिफिट। को श्योरिटीज के बीच में जो बर्डन होता है और बेनिफिट होता है वो इक्वल होता है। क्या कहने का मतलब है, बर्डन मतलब पेमेंट करके चलनी है तो इक्वल करके चलो, और बेनिफिट जो सिक्योरिटीज वगैरह जो है प्रिंसिपल डेटर की उनका जो बेनिफिट वगैरह जो श्योरिटीज को मिलेगा वो भी इक्वल होकर चलेगा, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल बताया था उसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके वहां पे यूज करके हम अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि लायबिलिटीज क्या होती है को श्योरिटीज की। ठीक है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ठीक है जो परफॉर्मेंस ऑफ गारंटी, गारंटी की जो परफॉर्मेंस है वो दो या दो से ज्यादा श्योरिटीज वगैरह कर सकते हैं जिनको हम को श्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, को श्योरिटीज जो है वो पेमेंट करके चलेगा क्रेडिटर को डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर की। ठीक है, उनके पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकते हैं अदर को श्योरिटीज से अगर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट पेमेंट करके चल रहे हैं। क्रेडिटर कहते हैं कि ए बी सी तीन को श्योरिटीज है, क्रेडिटर कहते हैं कि ए आप मुझे पूरे पैसे दो, तो ए अगर उसको पूरे पैसे दे रहा है तो ए के पास राइट है कि वो बी और सी से राइट टू कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, मतलब अदर को श्योरिटी से राइट टू कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो को श्योरिटीज जो है पैसे तो हमेशा इक्वली कंट्रीब्यूट करके चलेंगे, पर अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह बना रखा है जिसके अंदर श्योरिटीज ने अपनी जो लायबिलिटी है वो डिफाइन कर रखी है, वो इतना ही गारंटी करके चलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो चीजें वो मूव होंगी। ठीक है, नेक्स्ट से इवन व्हेन को श्योरिटीज हैव एग्रीड टू गारंटी डिफरेंट सब, को श्योरिटीज कहते हैं कि हम अलग अलग सब में पेमेंट करके चलेंगे, स्टिल दे हैव टू कंट्रीब्यूट इक्वली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट गारंटीड बाय ईच ऑफ देम सेपरेटली। क्या वही सेम चीज जो हमने एग्जांपल से समझी कि कहना चाह रहे हैं कि अगर को श्योरिटीज अपनी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट गारंटी करके चलती कि मैं 200 दूंगा, मैं 400 दूंगा, मैं 600 दूंगा, पर एटलीस्ट उस केस के अंदर भी उनको जितना वो अमाउंट कह रहे हैं 200 कह रहे हैं 400 कह रहे हैं जितने भी अमाउंट कह रहे हैं एटलीस्ट उतना तो इक्वल करके चलना पड़ेगा। मतलब अगर लायबिलिटी अराइज होती है आपकी 500 रुपीज की, ठीक है, ए कह रहा है कि मैं 200 की पेमेंट करूंगा, बी कह रहा है कि मैं 300 की पेमेंट करूंगा, सी कह रहा है मैं 400 की पेमेंट कर सकता हूँ एट लास्ट। ठीक है, और लायबिलिटी आपकी अराइज हो रही है, आप मान लो राउंड फिगर ले लो 600 रुपीज की, 600 रुपीज की लायबिलिटी आपकी अराइज हो रही है, डिवाइड बाय 3 कर दो, 200 पर हेड आ गया तो ए को 200 देने हैं, बी को 200 देने हैं, सी को 200 देना है, तो जितना उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाई कर रखा है एटलीस्ट उतना तो वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो ए ने मैक्सिमम अमाउंट 200 स्पेसिफाई कर रखा है तो ए इतना 200 को कॉन्ट्रीब्यूट करके चलेगा, यही चीज एक्सप्लेन करने की चाह रहे हैं। ठीक है, एज बिटवीन राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अराइजेस, कंट्रीब्यूशन का राइट तभी अराइज होता है व्हेन अ को श्योरिटी हैज पेड मोर देन ही इज लायबल टू पे। ठीक है, जब एक को श्योरिटी ने जितना एग्री करा था उससे ज्यादा की पेमेंट कर दे तभी वो अदर को श्योरिटी से अपना कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं। ठीक है, अगर एक को श्योरिटी को सिक्योरिटी मिल रही है क्रेडिटर से तो अदर को श्योरिटीज का राइट होता है कि वो उस चीज में शेयर करे अपना, ठीक है, बेनिफिट्स वगैरह भी शेयर करते हैं। सो इस सेंस के अंदर इट इज सेड दैट बिटवीन को श्योरिटीज इक्वालिटी ऑफ बर्डन बेनिफिट दोनों एग्जिस्ट करके चलता है। ठीक है, व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी, ये एक ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने के लिए कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है और इसको रिवोक कैसे किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही समझाया, कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब गारंटी जो कि एग्जिस्ट करती है अपॉन द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन पे आके खत्म नहीं हो जाती है, वो चलती ही रहती है अनलेस उसको रिवोक कर दिया जाए। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग गारंटी अदर वर्ड्स में क्या कहना चाहता है, गारंटी विच रिलेट्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, चलती ही रहती है, टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल डेटर इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में चलती ही रहती है और उनके बिहाफ पे जब वो गारंटी देते हैं
श्योरिटी, उसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ए गारंटीज टू बी, ए ने बी को गारंटी करा, बी कौन है, एक टी का डीलर है, ए ने बी को गारंटी करा कि टू द अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। क्या कहना चाहते हैं कि बी जितनी भी टी सी को सप्लाई करेंगे, ए उनकी पेमेंट करके चलेगा ₹1000 की, ठीक है। बी जितनी भी टी सी को सप्लाई करेंगे, ए उसकी 1000 रुपीज की पेमेंट करके चलेगा। आफ्टरवर्ड्स बी ने क्या किया, सप्लाई करा सी को, बी सप्लाई सी विद टी ₹500, बी ने सी को 500 रुपए की टी सप्लाई करी, दी, ठीक है। सी फेल्स टू पे नाउ, सी ने उस चीज की पेमेंट नहीं करी, तो ए जो है वहां पे उसने गारंटी दी है वो कंटिन्यूइंग गारंटी है, और अकॉर्डिंगली वो ए जो है वो लायबल है बी को 500 रुपए देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ए ने क्या कहा कि आप सी को जितनी भी टी दोगे मैं उसकी 1000 रुपए तक की पेमेंट करके चलूंगा। पहले बी ने सी को 1000 की टी दी, सी ने पेमेंट कर दी, ओके। बी ने फिर सी को 500 रुपए तक की टी दी, ठीक है, सी ने पेमेंट नहीं करी, तो उस केस के अंदर ए लायबल है कि वो बी को 500 रुपए दे, बिकॉज ए की जो गारंटी वो कंटिन्यूइंग गारंटी थी, ठीक है, समझ गए। अब दैट्स रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि कंटिन्यूइंग गारंटी हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी या फिर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, दोनों का आंसर सेम होता है। रेवोकेशन जब कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म मतलब श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होगा, बाय नोटिस दे दे श्योरिटी, श्योरिटी नोटिस दे दे अपना, पहली श्योरिटी की डेथ हो जाए। अदर मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वेरिएंस आ जाए, मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट रेट पहले 2 चल रहा था, अब उन्होंने 3% कर दिया, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर जो है रिलीज कर देता है, या फिर प्रिंसिपल डेटर के साथ क्रेडिटर जो है एक अरेंजमेंट कर लेता है, एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है, या फिर सिक्योरिटी वगैरह लूज हो जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह जो है क्रेडिटर खो देता है, उसको बेच देता है, प्रिंसिपल डेटर को वापस कर देता है, श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, state with reason whether the following statement are true and false. Surety is a favored debtor and a continuing guarantee can never be revoked. False continuing guarantee revoke कर सकते हैं, continuing guarantee समझाओ पहले क्या होती है और रिवोक कब कर सकती है, वो सारे ऊपर हमने दे रखे हैं। तो ये वही आंसर है, श्योरिटी फेवर्ड डेटर कैसे है वो पूरा आंसर यहाँ पे लिख रखा है। एंड नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे रिवोक हो सकती है, इन्होंने 2 पॉइंट समझाए, हम काफी सारे और समझा सकते हैं कि श्योरिटी की डेथ हो जाए और रिवोकेशन कर सके, ठीक है। सो विद दिस वी एंड अप अवर चैप्टर हियर।